नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं। जन्म की जो तारीख है वो 22 जुलाई है 1981 और जन्म का जो समय है वो 2:47 का है, मध्यरात्रि के बाद वाला। और जन्म स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोटखाई। आप इनकी जन्म कुंडली तैयार करिए। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। इन्होंने बुधवार के दिन जन्म लिया, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। मनुष्यगण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में दिन का मान जो है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है और इनका जो जन्म हुआ है वो मध्यरात्रि का है। तो यहां विचारणीय तथ्य क्या है कि ज्योतिषीय अगर वार के दृष्टिकोण से देखें तो बुधवार नहीं, मंगलवार का दिन होगा। अब रात्रि में इन्होंने जन्म लिया, मध्यरात्रि में। कुंडली इनकी वृषभ लग्न की, लग्नपति होते हैं शुक्र, जो कि जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यह आप जानते हैं कि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाते हैं। लग्नेश का जाकर के सुख भाव में जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। सुखेश का जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में और पराक्रमेश का जाकर के कुंडली के लाभ भाव में लाभेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनि के साथ युति बनाकर हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा और गुरु का आमने सामने का यहां पर संबंध गौर करिएगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा, जो कि गुरु का नक्षत्र है, और हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। गुरु और चंद्रमा ने यहां नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। लग्नेश का सुखस्थ होना, अब डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में 3 अंश पर हैं, 3 अंश 8 कला, जो कि मृत नहीं कहलाएगा क्योंकि सिंह राशि में है। हां, बहुत बली नहीं कहलाएंगे, लेकिन चूंकि दिग्बली हैं अतः दिग्बली होना कहीं ना कहीं ठीक है। षडबल अगर आप जाकर के देखते हैं तो षडबल में सबसे बली ग्रह जो दिखाई पड़ता है वो इनकी कुंडली में मंगल दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम जिस लग्न की कुंडली लिए हुए हैं, वृषभ लग्न की, यहां मंगल का सबसे बली हो जाना भी विचारणीय रहेगा। सप्तम पति मंगल बनकर के द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं और ये मंगल शनि की दृष्टि से दृष्ट है। हालांकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध जातक को इंजीनियर बना देता है, लेकिन द्वितीय भावस्थ मंगल जो कि बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुध जो कि वाणी के कारक है, मंगल का वहां होना, जातक वाणी से संबंधित कोई काम करे। हालांकि वाणी में कड़वाहट कभी उत्पन्न न होने दे, लेकिन वाणी से रिलेटेड काम करे। ये दोनों के दोनों ग्रह गुरु से केंद्र में हैं। फलस्वरूप ऐसे जातकों के जीवन काल में पूर्वाभास होता रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु कारक ग्रह नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व बताया था अति विशिष्ट कारक, वो जाकर के बुध की राशि में बुध के साथ तात्कालिक मित्रता बनाए हुए बैठे हुए हैं। बुध का द्वितीय भाव में जाकर के बैठना और लाभेश का लाभ भाव को देखना जातक के जीवन काल में धन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखेगा। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक हैं। तो वहीं राहु कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में मैंने बताया था कि राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस कुंडली में अगर देखें आप तो शुक्र का दिग्बली होना, सूर्य और गुरु का अति विशिष्ट कारक होना, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, और वहीं इनकी कुंडली में मंगल जो जाकर के व्ययपति बनकर के बैठे हुए हैं, ये एक थोड़ी सी चिंता उत्पन्न करेंगे कि जहां जातक की जन्म कुंडली में महाधन योग बन तो रहा है, लेकिन व्ययपति जाकर के धन भाव में बैठे हैं, सो धन संचित होने में दिक्कत करेंगे। फलस्वरूप चिंता इतनी ही रहेगी कि धनागमन होगा और धन खर्च भी उसी तरह से होगा।
ऐसे जातक को अपनी वाणी का खर्च भी जरा सोच समझ करके ही करना चाहिए, बोलने से पहले तोलना चाहिए। अब आइए इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि जातक को वर्तमान समय में केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। 2025 के अप्रैल में इनको 20 साल के लिए शुक्र की महादशा लगेगी, जो कि इनके जीवन काल का निसंदेह श्रेष्ठतम काल होगा। अब सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं, क्या यह मेरे लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है। शनि और मंगल का संबंध हो कुंडली में तो निसंदेह ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क से निसंदेह लाभ मिलता है। आगे इन्होंने पूछा, मैं होटल का व्यापार करना चाहता हूं, मेरे ग्रह के हिसाब से कौन सा काम मेरे लिए ठीक होगा? आने वाले समय में मैं क्या अपना काम बदल दूंगा? बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन शुक्र की महादशा आपको आ रही है। शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर के दसम भाव को देख रहे हैं। निसंदेह आने वाले समय में आप होटल से संबंधित काम शुरू करिए, और काम कंस्ट्रक्शन वाला तो तब भी मत छोड़िएगा। कंस्ट्रक्शन का काम आप अब भी कर रहे हैं तब भी करिए, लेकिन होटल का काम आने वाले दिनों में आप निसंदेह शुरू करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहां गौर करने वाली बात एक और है, राहु और शनि ने मिलकर के चतुर्थ भाव को पापकर्तरी योग में डाल दिया है, जहां के शुक्र भी पापकर्तरी योग में आ गए हैं। तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब ऐसा कौन सा व्यापार लाया जाए जिसमें दिक्कत न हो, परेशानी न हो? होती है, लेकिन आप शुक्र की महादशा में पूरा फोकस होटल के व्यापार पर लगाइए, निसंदेह वहां से बहुत अच्छा धन अर्जित करेंगे, और कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहेगा। आगे इन्होंने पूछा है, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं, यह कब कमा पाऊंगा? मेरा बहुत सारा पैसा फंसा पड़ा है, यह मुझे कब मिलेगा? ऋण भाव का मालिक जाकर के कुंडली के यानी षष्ठ भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठा है। इस भाव पर अगर देखें षष्ठ भाव पर, तो किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ रही, चाहे वो शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रयत्न करते रहना चाहिए। शुक्र की महादशा आपके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम महादशा होगी, और मैं समझता हूं कि उस दशा काल में आप सब कुछ हासिल कर सकेंगे। उस दशा काल में आप सब कुछ हासिल कर सकेंगे। नौमांश कुंडली को जाकर के जब आप देखते हैं तो वहां शनिदेव, जो कि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, नीच राशि में बैठे हैं। एक और सूत्र मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में शनिदेव अगर पंचम भाव में बैठ जाए, लग्न चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो कितने भी कारक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। कारण इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर और द्वितीय पर होती है। तीसरी दृष्टि सप्तम पर, सातवीं लाभ पर और 10वीं धन पर। फलस्वरूप जीवन में परेशानी करते हैं, चाहे वो वाणी के कारण हो, कुटुंब का सहयोग न मिल पाना हो, धन आने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी इत्यादि छोटी मोटी परेशानियां वो दिए रहते हैं। इसी चलते इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो शनिदेव थे, जो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं षडबल में भी कमजोर पड़ गए हैं। फिर भी आगे किस ग्रह को बलवान करके हम लाभ पा सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा आपने मुझसे पूछा कि बहुत सारा पैसा कमाना योग है आपकी कुंडली में, बहुत सारा पैसा कमाना और बहुत सारा पैसा बचाना, इसमें भेद है। बहुत सारा पैसा कमाना और बहुत सारा पैसा बचाना, इसमें भेद है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमाया, हो सकता है समय के साथ अब उनके पास ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचाया। उस धन का वो कोई भोग नहीं कर सके, और भोग किए भी तो हॉस्पिटल के रूप में किए। इसके अलावा उस धन के वो सिर्फ रक्षक थे। जीवन भर वो कभी फटे कपड़े पहनते रहे, बहुत अच्छी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो धन संचित कर रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं, धन बचाना या धन कमा करके एक शानदार जीवन जीना, जो कि आपका शुक्र कराना चाहेंगे? मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ है धन कमाना और कमा करके एक शानदार जीवन व्यतीत करना, बचाना नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, जिस धन का आपने उपभोग किया सिर्फ वही धन आपका है, क्योंकि बैंक में हजारों करोड़ रुपए हैं, वो जैसे आपके हैं वैसे मेरे हैं, न आपके हैं न मेरे हैं, किसी के नहीं है। क्योंकि उस धन का न तो मैं उपभोग कर सकता हूं न आपका। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो उसका उपभोग न आप कर रहे हैं न मैं कर रहा हूं, लेकिन वो धन जो जिसका मैं उपभोग कर रहा हूं वही धन मेरा है। तो धन कमाइए, बचाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, इस कुंडली में योग है। हां, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, आएंगी, जिसका मैं निदान आपको बताता हूं। मैं विदेश में काम करना और रहना चाहता हूं, क्या कभी ऐसा कर पाऊंगा? स्वदेश पति आपकी कुंडली के पराक्रम में विदेश पति जाकर के धन में और परमानेंट विदेश पति जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हैं। आना जाना हो सकेगा, लेकिन रहना आपको स्वदेश में ही होगा। यह कुंडली कहती है कि आना जाना आप कर सकते हैं,
आप ऐसा काम करिए, ऐसा व्यापार करिए, इतना धन अर्जित करिए कि सुखों को देखते हुए आप विदेश जाइए, लेकिन रहना वहां सदा के लिए नहीं हो सकेगा। यहां एक और चीज समझिए, इस कुंडली में चंद्रमा जो कि पराक्रमेश होते हैं केमद्रुम योग में। अब सवाल उठता है कि गुरु की दृष्टि से केमद्रुम भंग हो जाता है, लेकिन यहां केमद्रुम भंग नहीं होगा। कारण शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। फलस्वरूप ये चंद्रमा मानसिक अशांति, परेशानी, अज्ञात भय और जीवन काल में उतार चढ़ाव की स्थिति लाते रहेंगे। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा पराक्रमेश है, और पराक्रमेश चंद्रमा जब इस तरह से पीड़ित हो तो एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि जातक के अथक प्रयत्नों के बावजूद, श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद जातक को वो हासिल नहीं हो पाता जिसका कि वो हकदार है। तो यहां पर थोड़ी दिक्कत आपको आएगी। चलिए, उसके लिए मैं आगे रास्ता आपको बताता हूं। जैसा मैंने कहा, आपको स्वदेश में ही रहना चाहिए। मुझे एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, क्या यह मेरे किसी ग्रह के कारण है? अरे वाह, अभी अभी उसी का मैंने जवाब दिया। विषयों के कारण और राहु की दृष्टि चंद्रमा पर होने के कारण अज्ञात भय की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है। यहां इस राहु को देखिए, ये राहु और शनि दोनों के दोनों पुष्य नक्षत्र में, शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में, इनकी दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने के कारण भी आपके मन में सदैव अज्ञात भय हमेशा घर किए रहेगा। तो वो इसी के कारण है। फिर से आपने उस सवाल को दोहरा दिया है, मेरी कुंडली के हिसाब से मेरा अच्छा वक्त कब आएगा, जब मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मेरे आने वाली ग्रह दशा ठीक है? सर्वाधिक श्रेष्ठ आपके जीवन काल का समय शुरू होने जा रहा है 25 में, शुक्र की महादशा के रूप में। उसी दौरान अब सवाल आपने जो यहां पर एक लंबा सवाल थोड़ा सा जोड़ा है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। देखिए, मुद्दा यह है कि क्या आप केवल सपने देखते हैं या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अगर आप अपने सपनों को देखिए, याद रखिएगा कि सपने तो किसी के पूरे नहीं होते, और नहीं सपने सबके पूरे हो जाते हैं। अब आप उससे चादर उतनी पैर आपने उतना फैला दिया जितना लंबा आपका चादर नहीं है, तो वो बड़ी अलग बात है। हमने जो लेकर के आया है, हमने जो लिखा करके हम लाए हैं, हमको ये भोगना है, हमको ये मिलना है, वो हमें मिलेगा, पक्का है। लेकिन उनको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है कि लिखा करके लाए हैं वो भी मिल जाएगा। अस्ति चेतीश्वरः कश्चित् फल रूपेण्य कर्मणाम कर्ता रह भजते सोपी न ह्यकर्तुर प्रभुर्हि सः। अगर कर्मातिरिक्त कोई ईश्वर है तो वो भी फल देते समय कर्म करने वाले की ही अपेक्षा रखेगा। ऐसा नहीं कि जिन्होंने सबने लिखा करके लाया है सबको मिलेगा, लेकिन जो हमने लिखा करके लाया है कि हमें इतना चाहिए, हम इस जन्म में ये पालें, वो 100% मिलेगा अगर आप प्रयत्नशील हैं। तो आपने जो कहा सपने आपके कुछ भी हो सकते हैं। कई बार तो हम ऐसे सपने देख लेते हैं जिनके कोई मायने नहीं होते। फिर भी मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि हम सिर्फ वही सपने देखते हैं जो हमें मिलने वाला हो, लेकिन ये सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो उसके लिए सतत प्रयत्नशील हो। और अगर आप वो हैं, जो कि हैं, क्योंकि आप वृषभ लग्न के हैं, माइनस पॉइंट है आपकी राशि मीन राशि, देखें तो ये केवल और केवल स्थिर होकर के काम करने वाली राशि है, मेहनत, लेकिन इसमें बहाव है, प्रवाह है, मस्तमौलापन भी है। मस्तमौलापन इसमें भी है, वृषभ में भी, लेकिन ये अपने काम में पूरी तरह से मस्तमौला है, केवल काम को लेकर के, ये काम के अलावा भी। तो ये जो आपकी राशि का 50% प्रभाव है, ये आपको भटकाएगा, इससे आपको बचना है। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए अपने लक्ष्य पर, सपनों पर। वो सपने हो ही नहीं सकते, इतने बड़े नहीं जो आप उसे पूरा ना कर सकें, 100% पूरा कर लेंगे। और आपने पूछा है मेरे कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से नीच के, और कौन से योग इत्यादि बन रहे हैं, आपने मुझसे पूछा है। देखिए, कुंडली कोई भी हो, अब जैसे आप वृषभ लग्न की कुंडली लिए हुए हैं, वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु कारक नहीं होते, लेकिन आपके गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, अति विशिष्ट कारक योग स्थिति में है, बहुत बढ़िया हुआ। अब आपने जैसा मुझसे पूछा, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि नीच का ग्रह कोई आपकी कुंडली में नहीं है, एक। दूसरा, जो ये प्रश्न प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है, सभी ग्रह, आपकी कुंडली में सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं। आप पूछिए कैसे? 5 तत्व, और 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। आप मुझे सिर्फ एक तत्व का नाम बताइए जो आपके शरीर में अकारण है,
उस तत्व को मैं पहले निकालना चाहूंगा और फिर देखेंगे कि क्या उस तत्व के हट जाने से आप समुचित रह पाते हैं। ये उस सवाल का जवाब है कि 5 तत्व ही को ये ग्रह प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो खराब है। अब बारी आती है कि कुंडली में ये मारक अकारक फिर क्या है। अगर कोई ग्रह खराब ही नहीं है तो मारक और अकारक की भी तो कुछ बातें हैं। वो क्या है? वो ये देखना है कि ये जातक किस तत्व को लेकर के सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कौन सा वो तत्व है जिसकी मात्रा हमें, सीधी सी बात है, ये 5 उंगलियों का खेल है कि 5 उंगली बराबर नहीं है और बराबर कर दी जाए तो चलेगा ही नहीं। तो 5 तत्व भी वैसे ही हैं कि हर एक तत्व की मात्रा हमारे अंदर निर्धारित है, लेकिन हम किसी विशेष मात्रा को लेकर के, किसी विशेष तत्व को लेकर के आगे आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष तत्व को, इन्हीं 5 तत्वों में से किसी न किसी विशेष तत्व को लेकर के आगे चल रहा है। अगर हम 5 तत्वों को एक साथ कर दें तो उसका व्यक्तित्व रह ही नहीं जाएगा। तो यह मारक अकारक का महत्व बस इतना ही है, ध्यान रखिएगा। मारक और अकारक के चक्कर में जन्म कुंडली में उलझने की गलती मत करिएगा। कोई भी ग्रह न तो किसी का शत्रु न मित्र। यह बहुत कुछ समझने के लिए और आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ज्योतिष कोई आम चीज नहीं है। तो कोई भी ग्रह आपका शत्रु नहीं होता, कोई ग्रह कोई मित्र नहीं। यह तत्व का खेल है कि किस तत्व का कौन सा व्यक्ति है, किस तत्व को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तत्व को लेकर के कौन आगे बढ़ रहा है। तो आपकी कुंडली में लगभग हर ग्रह ठीक है, कुछ ग्रह कमजोर अवस्था में पीड़ित हैं, जिन्हें हमें ठीक कर लेना चाहिए। आपने आगे लिखा है मेरा पूरा जीवन कैसा होगा, कोई ऐसी बात जो जरूरी हो मैं देख नहीं पा रहा हूं। आपसे बढ़िया कौन देख सकेगा आपके लिए। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है और फिर आने वाला जो 20 साल है वो आपके जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठतम काल है। जैसा आपने मुझसे पूछा व्यापार, आप होटल के व्यापार की तैयारी शुरू करिए, बहुत बढ़िया पैसा उससे अर्जित करने वाले हैं। देश विदेश तो आना जाना आपका लगा रहेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। शुक्र की महादशा का जो आप श्रेष्ठतम भोग कर सकते हो वो करने के लिए तैयार रहिए। परंतु ये शुक्र पापकर्तर योग में है और द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं, द्वितीय भावपति के साथ पेट भाव में देव गुरु ग्रह बैठे हैं। याद रखिएगा भोग करना है लिमिट में। लिमिट से अधिक भोग करेंगे तो इतने सारे रोग होंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो एक लिमिट में भोग करिए, क्योंकि एक और पॉइंट मैंने बताया था कि गुरु अगर कुंडली के षष्ठम या अष्टम से संबंध बना ले तो जातक पेट का रोगी तो होगा ही होगा। ये शुक्र पापकर्तरी में है। मधुमेह का रोग भी आपको देखना है, ये हो सकता है वंशानुगत हो और आपको वो मिले। कफ जन्य रोगों की भी कुछ शिकायत आपकी कुंडली में मुझे दिखाई पड़े, इन पर ध्यान दीजिए। अब हमें इस कुंडली को ठीक करने की ओर चलना चाहिए। इस कुंडली में ज्यादा कुछ ठीक करने की जरूरत है नहीं। लग्नेश चतुर्थ में बैठे, इनको बल दीजिए। कैसे देंगे आप? ये सूर्य की राशि में सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं, सो शुक्र का आप रत्न पहनना चाहे तो पहन सकते हैं। सफेद वस्त्र धारण करिए, अधिकाधिक सफेद वस्त्र धारण करने से शुक्र को बल मिलेगा। आप इसे अपना शुभ रंग समझ लीजिए और सफेद वस्त्र अधिकाधिक धारण करिए। और शुक्र का जो रत्न होता है वो उपेल होता है। वो रत्न कहां धारण करना है? तो इस मध्यमा उंगली में शुक्रवार के दिन रत्ती लगभग 11.25 का रखिएगा, यानी 11 कैरेट का लेंगे, 11.25 रत्ती के आसपास वो हो जाता है। तो 11 कैरेट का उपेल हमेशा पहन करके आपको रखना है। दूसरा, श्री सूक्त का या सिद्ध कुंजिका का, दोनों में से कोई एक का चुनाव कर लीजिए और रोज 3 पाठ करिए। तीसरा, सूर्य को अर्घ्य नियमित आपको देना है, क्योंकि ये सूर्य राहु के साथ युति बनाए है श्रेष्ठ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस ग्रह युति से मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, ग्रहण है परंतु ये पराक्रम में बना हुआ है, सो बहुत अच्छा है। हो सकता है थोड़े बहुत जीवन काल में कई बार यश में कमी आएगी, लेकिन उसी के लिए सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान करिए, तो निस्संदेह जीवन में यश मान सम्मान आपका बना रहेगा। विषयोग की शांति के लिए और केमद्रुम की शांति के लिए शिव मंदिर जाया करिए। शिव जी के ऊपर दुग्धाभिषेक किया करिए सोमवार के सोमवार। पूर्णिमा का व्रत करिए, महीने में 1 बार तो करना है। और सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करिए। साथ ही साथ शिव मंदिर में जाया करिए सोमवार के सोमवार और शिव जी को दूध चढ़ाया करिए। आप देखेंगे कि विष योग से आपको राहत मिल गया। मीन राशि को आने वाले दिनों में 7.5 लगेगी और 7.5 जब लगेगी तो शनि चंद्रमा से दृष्ट है, मानसिक अशांति और परेशानी बहुत ज्यादा ये देंगे। सो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य ही 3 पाठ आपको करते रहना है, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। नित्य हो सके तो घर के आसपास कहीं शिव मंदिर ढूंढ लीजिए और शिव जी का दर्शन करिए। गणेश जी आपके इष्ट देवता हैं, सो गणेश जी की अगर खूब आप आराधना करें तो धन की कमी जीवन काल में नहीं होगी, वाणी आपकी ओजस्वी बनी रहेगी और उससे जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये सामान्य सी चीज़ें आपको अपने जीवन काल में ध्यान रखनी है और फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आने वाला समय आपके जीवन काल का सर्वाधिक श्रेष्ठतम समय होने वाला है, चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक और काम अगर आप करें तो ये जो गुरु पंचम भाव में बैठे हुए इनका भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा और शनि को भी ठीक करने का मैं रास्ता आपको बताता हूं। आप नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो, आपने कहा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं, तब कोई बड़ा व्यापार अपना करते हैं तब, जो भी आपके मजदूर वर्ग हैं इनका खूब सम्मान करिए। क्यों? क्योंकि शनि इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह होकर के भी अच्छा रिजल्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नौमांश में वो नीच के हैं। अगर इनका मजदूर वर्ग का आपने सहयोग शुरू कर दिया, इनका सम्मान शुरू कर दिया, तो आपके शनि ठीक हो जाएंगे। और गणेश जी के मंदिर में जाया करिए, दर्शन किया करिए, बुधवार के बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए, तो आपके बुध तो ठीक होंगे ही, गणेश जी इष्ट देवता है वो लाभ मिलेगा, गुरु भी आपके ठीक हो जाएंगे। हो गया सब कुछ ठीक। अब आपको कुछ भी नहीं सोचना और आगे बढ़ते चले जाइए। शुक्र की महादशा जिंदगी बदलने के लिए आ रही है। तो आशा करता हूं इन उपायों को करके आप अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। और जैसा मैंने कहा था, सफेद वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहना करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की कुंडली। यदि आप भी इस कुंडली को देख रहे हैं और कुछ इस कुंडली के संबंध में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं, अवश्य ही कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।